my channel Bioschool. I'm your educator Himani. This is the 12th lecture of the lecture series Biomolecules. Make sure कि आपने पहले के भी सारे वीडियोस देखे हो ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी मेंटेन रहे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम्स एंड एक्शन। लास्ट लेक्चर में जो कि प्रोटीन्स वाला था, प्रोटीन्स में हमने देखे थे कि जो एंजाइम्स होता है वो प्रोटीन ही होता है। मतलब जो एंजाइम्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो प्रोटीन्स ही होते हैं। तो एक सेंटेंस है जो कि हमें याद रखना है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ओके, तो ये सेंटेंस है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। सारे एंजाइम्स है वो प्रोटीन्स होते हैं बट सारे प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है। तो इसमें यही लिखा है कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। सारे एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं, पर वहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव एज एंजाइम, बट यहाँ पे कुछ न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं जो एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं। उसका एग्जाम्पल है राइबोजाइम। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज़ अ प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। और एंजाइम जैसे हम प्रोटीन में देखे थे 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, वैसे एंजाइम के भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर होते हैं। The backbone of the protein chain folds upon itself, the chain crisscrosses itself, and hence many crevices or pockets are made. One such pocket is called as the active site. अभी जैसे हमने ये देखा अभी कि सारे जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। अब प्रोटीन्स क्या होता है कि जैसे हमने टर्शियरी स्ट्रक्चर में देखा था कि फोल्डेड ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होते हैं वो ही फंक्शनल होते हैं। तो एंजाइम भी ये एक प्रोटीन है। अब एंजाइम प्रोटीन्स होने के कारण ये भी क्या होता है कि ये फोल्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऐसा फोल्डेड स्ट्रक्चर है। ओके, ये ऐसा फोल्डेड स्ट्रक्चर है। okay? अभी इसमें क्या होता है कि ये जब एंजाइम्स फोल्ड हुआ तो यहाँ पे ना कुछ ऐसे पॉकेट्स फॉर्म होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पॉकेट हो गया, ये एक पॉकेट हो गया, ये दूसरा वाला पॉकेट हो गया। ओके, एंड फॉर एग्जांपल जैसे थर्ड वाला पॉकेट हो गया। ओके, एक पॉकेट फॉर्म होते हैं। अब ये पॉकेट क्या है, ये पॉकेट जनरली होते हैं एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स। अब ये एक्टिव साइट्स क्या होते हैं? एन एक्टिव साइट्स ऑफ एन एंजाइम इज अ क्रिएटिव और अ पॉकेट इनटू व्हिच द सबस्ट्रेट फिट। अब ये एंजाइम के केस में क्या होता है कि एक रिएक्शन हम लोग देखेंगे आगे जाके कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, ओके, प्लस सबस्ट्रेट। तो इस एक्टिव जो साइड्स है, जो कि पॉकेट है, उसमें जाके क्या होता है कि सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है एंड तब जाके ये एंजाइम काम करता है। ओके, कैटलाइज करता है रिएक्शन को एट एन हाई रेट। अब एंजाइम्स का काम क्या होता है, हम लोग एंजाइम्स तो पढ़ रहे हैं, पर एंजाइम्स का काम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे ये ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, ये एक रिएक्शन है। ओके, अब ये रिएक्शन को विदाउट एंजाइम, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग इसको विदाउट एंजाइम अगर कंडक्ट करें तो इसको फॉर एग्जांपल 10 डेज लगते हैं। बट यही रिएक्शन ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, यही रिएक्शन में अगर हम लोग यहाँ पे एंजाइम्स अगर ऐड कर दें तो यही रिएक्शन जो 10 दिन में होने वाली थी, यही रिएक्शन वो 5 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो एंजाइम क्या कर रहा है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ा रहा है। ओके, हाई रेट मतलब क्या होता है कि स्पीड होता है। तो रिएक्शन को कैटलाइज करने का जो स्पीड है वो बढ़ा रहा है। ओके, रेट बढ़ा रहा है। तो यही एंजाइम का काम होता है कि रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ाता है एंजाइम। एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मेनी वे। अब एंजाइम कैटलिस्ट वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से बहुत अलग होता है। ओके, अब जैसे हमको ये पता है कि इंडस्ट्री में भी बहुत रिएक्शन कैरी आउट होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल केमिकल इंडस्ट्री में भी बहुत सारे रिएक्शन कैरी आउट होते हैं। तो जैसे अभी अब कैसा कैसा होता है कि ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है एंड ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि इसमें हाई हीट हम लोग हीट या फिर टेम्परेचर हम लोग इसमें बढ़ा देते हैं। ओके, इंडस्ट्री में हमने देखा था कि बहुत बड़े बड़े टेम्परेचर पे लाइक 100 या फिर 100 से ज़्यादा टेम्परेचर भी हो, उसमें ये रिएक्शन कैरी आउट होता है। पर बायोलॉजिकल एंजाइम कैटलिस्ट में कैसा होता है कि टेम्परेचर को हमको मेंटेन करना होता है। अगर टेम्परेचर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होता है कि एंजाइम
डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। जो इंडस्ट्री में हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर मेंटेन करने ही होते हैं, बट इसमें बायोलॉजिकल एंजाइम में क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पे डैमेज हो जाता है। फॉर एग्जांपल 40 डिग्री सेल्सियस। ओके और वैसे हम लोग इंडस्ट्री में देखते हैं कि 100 से ज़्यादा भी टेम्परेचर देखते हैं। हाउएवर एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हु नॉर्मली लिव अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड आर स्टेबल रिटेन देयर कैटालिटिक पावर इवन एट एन हाई टेम्परेचर। पर क्या होता है कि कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म, कैसे इस ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं कि थर्मोफिलिक। थर्मो मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर, थर्मो मतलब टेम्परेचर होता है। तो ऐसे कुछ कुछ थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी उनके एंजाइम्स क्या होते हैं, रेजिस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस, 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस में भी ऑर्गेनिज्म उनके एंजाइम जो है वो रिटेन कर लेते हैं। पर ये बहुत एक्सेप्शनल केस है जो कि हाई टेम्परेचर पे रहते हैं। बट फॉर एग्जांपल हम लोग ह्यूमन बींग्स, हम लोग इतने ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं रह सकते, तो हमारे हम ही जिंदा नहीं बचेंगे इतने ज़्यादा टेम्परेचर में, तो हमारे एंजाइम्स क्या ही बचेगा। ओके तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो थर्मोफिलिक हैं, जो रेजिस्ट करते हैं हाई टेम्परेचर को। थर्मली स्टेबिलिटी इज दस एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम एन थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। एंड ये थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से अगर हम लोग यहाँ से एंजाइम अगर आइसोलेट कर देते हैं तो ये थर्मल स्टेबिलिटी होते हैं। लाइक थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म ये थर्मल स्टेबिलिटी होते हैं कि इनको अगर हाई टेम्परेचर पे भी रखो तो इसके एंजाइम में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अब नेक्स्ट आता है कि नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। Each enzyme has a substrate binding site in its molecule so that a highly reactive enzyme substrate complex ES is produced. अभी ये जो हम लोग डायग्राम देख रहे हैं, हम लोग मैं इसी को एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि ये सब यही लिखा है। तो क्या है कि ये एंजाइम है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट गिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद में ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि आगे जाके E प्लस P में अलग अलग डिफाइन होते हैं। तो अभी हमने देखा था कि एंजाइम में एक्टिव साइट्स होता है। ओके ये वाला एक्टिव साइट्स है ग्रीन वाला। अब ये जो सबस्ट्रेट है वो इस एक्टिव साइट में बाइंड होता है, क्योंकि हमने देखा था कि एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट बाइंड होता है। तो ये अगर सबस्ट्रेट है तो ये यहाँ पे बाइंड हो गया, तो ये क्या हुआ कि एंजाइम सबस्ट्रेट बन गया, ये दोनों का कॉम्प्लेक्स बन गया। अभी कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होता है कि सबस्ट्रेट तो ये यहाँ पे बाइंड कर रहा है, तो हमको अभी प्रोडक्ट देना होता है ना। जैसे ये A प्लस बी गिव C प्लस जी। ओके ये अगर रिएक्टेंट है, ए प्लस बी को हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं एंड ये C प्लस जी को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। ओके रिएक्शन ए प्लस बी के बीच में क्यों रिएक्शन कैरी आउट कर रहा है, क्योंकि हमको C प्लस जी एक प्रोडक्ट चाहिए। ओके तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है, ये जो अगर हम लोग इसे एग्जाम्पल को लेके हम लोग ये डायग्राम को अगर डिस्क्राइब करें तो ये ए प्लस बी का ये कॉम्प्लेक्स है, ये एंजाइम ए है प्लस सबस्ट्रेट बी है, ये ए बी का कॉम्प्लेक्स बना। अब ये प्रोडक्ट इसको देना है। ओके इसको सिर्फ प्रोडक्ट देना है। पर अभी ये क्या होता है कि सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी प्लस जी ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये मतलब एंजाइम प्लस प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब ये आगे जाके एंजाइम और कॉम्प्लेक्स को अलग अलग होता है, जैसे ये ए प्लस बी हुआ तो सी प्लस जी ये अलग सा प्रोडक्ट बनेगा। तो इसके पीछे की थियरी क्या होता है कि ये जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के एक्टिव साइट में फिट होता है। एंजाइम जो है वो बहुत स्पेसिफिक होता है पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए। ओके एंजाइम जो है वो बहुत स्पेसिफिक होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक्टिव साइट, जैसे एक्टिव साइट का ये अगर शेप है तो यही शेप का सबस्ट्रेट वहाँ पे फिट बैठेगा। अगर हमने सबसेट अगर हम लोग स्क्वायर में ले तो यहाँ पे फिट नहीं होगा। इसलिए जो एंजाइम होता है वो बहुत स्पेसिफिक होता है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि दिस कॉम्प्लेक्स इज अ शॉर्ट लिव एंड डिसोसिएट इन इट्स प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट में डिसोसिएट हो जाता है एंड द अनचेंज्ड एंजाइम विद द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे ईपी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ द ईएस कॉम्प्लेक्स इज इसेंशियल फॉर कैटालिसिस। अब ये जो ईएस जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है वो कैटालिसिस होने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ये ईएस कॉम्प्लेक्स इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक सबस्ट्रेट इसमें बाइंड नहीं करेगा तब तक रिएक्शन कैरी आउट ही नहीं होगा। द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग स्टेप। फर्स्ट द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। ये जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड करेगा और उसमें जाके फिट हो जाएगा। लूज नहीं होना चाहिए, इसको लूज नहीं चलेगा। ओके इसको फिट होना मांगता है।
ओके, तो ये फिट हो जाएगा एंड ये फिट तभी होगा जब ये एक पर्टिकुलर एंजाइम के लिए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही बाइंड करेगा। ओके, सेकंड क्या है, द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप। अभी क्या होता है कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम में बाइंड हो जाता है तब एक थोड़ा सा शेप में अल्टरेशन हो जाता है, थोड़ा सा चेंज होता है, फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। और इसके वजह से थोड़ा सा चेंज क्यों होता है कि इसके वजह से फिर ये क्या होता है कि ये और जो फिटिंग है वो और टाइट हो जाता है, fitting more tightly around the substrate. The active site of the enzyme now in close proximity of the substrate breaks the chemical bond of the substrate and the new enzyme product complex is formed. अभी क्या होता है कि जब ये एंजाइम के एक्टिव साइट में जब ये सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है, नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट। तो जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट का कुछ केमिकल बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे ये है एंजाइम, ये एक एंजाइम है एंड ये अगर हमारा है सबस्ट्रेट। ओके, अगर ये सबस्ट्रेट में ये केमिकल बॉन्ड है, ओके, तो इसको क्या करता है, ये एंजाइम इसको ब्रेक करता है एंड ये केमिकल बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये पहले जो ई एस था अब ये आगे जाके ई पी बनेगा, प्रोडक्ट एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। ओके, ये केमिकल बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये सबस्ट्रेट नहीं रहेगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन and the free enzyme is ready to bind to another molecule of the substrate and run through the catalytic cycle again. अब फिर क्या होगा कि ये प्रोडक्ट फॉर्म बना। ओके, जैसे अगर मैं ये डायग्राम में एक्सप्लेन करूँ कि जैसे ये एक एंजाइम है, ओके, ये एक एंजाइम है एंड ये एक है सबस्ट्रेट, ये एक सबस्ट्रेट है। ओके, ये आगे जाके बाइंड करेगा, ये सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। अब ये बाइंड करेगा तो ये केमिकल बॉन्ड है, ये इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करेगा, ये ई एस कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है, ये ई एस कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो अब ये केमिकल बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो था वो एंजाइम प्रोडक्ट बनेगा, ईपी कॉम्प्लेक्स बनेगा एंड ये ईपी कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये एंजाइम अलग हो जाएगा, ये एंजाइम अलग हो जाएगा प्लस ये अलग सा प्रोडक्ट हो जाएगा, ये ई हुआ एंड ये ई पी पी हुआ, मतलब ये ईपी कॉम्प्लेक्स हुआ। अब ये जो एंजाइम अपना काम करने के बाद ये फिर से वही साइकिल रिपीट करेगा, कोई और सबस्ट्रेट ढूंढेगा, पर वही सबस्ट्रेट ढूंढेगा जो इसके एक्टिव साइट में फिट होगा। कोई भी सबस्ट्रेट के पास ये नहीं जा सकता क्योंकि ये फिट नहीं होगा, तो ये एंजाइम फिर से वही सबस्ट्रेट के पास जाएगा एंड वही साइकिल रिपीट करेगा। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन को अगर हमको किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की अगर स्पीड हमको बढ़ानी है तो हम लोग एंजाइम यूज़ करते हैं, क्योंकि एंजाइम जो है वो स्पीड को बढ़ा देता है। दूसरी बात यह होती है कि अगर रिएक्शन में अगर हमने एंजाइम अगर डाला है तो एंजाइम सिर्फ अपना काम करेगा, एंजाइम का काम क्या होता है कि स्पीड को बढ़ाना। ओके, तो एंजाइम सिर्फ अपना स्पीड बढ़ाएगा पर वो उसमें कंज्यूम नहीं होगा, वो अपना काम करके निकल जाएगा। ओके, वो अपना काम करके निकल जाएगा पर वो इसमें कंज्यूम नहीं होगा, वो कोई भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होगा, वो अपना काम करने के बाद निकल जाएगा। तो यही है एंजाइम्स एंड इट्स एक्शन एंड आगे के लेक्चर में हम लोग एंजाइम्स के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको अगर पसंद आया होगा तो आप बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और हाँ, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। We'll meet you soon in the next video. Till then, keep learning and keep growing. Thank you.